नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर गौर करने वाले हैं। जीव यानी ऑर्गेनिजम्स आखिर जनन करते ही क्यों हैं? सोचने वाली बात है ना? ये एक ऐसा प्रोसेस है जो जीवन को पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ाता है। लेकिन क्या ये सिर्फ अपनी संख्या बढ़ाने के बारे में है या इसके पीछे कोई गहरा राज छिपा है? चलिए इसका पता लगाते हैं। सवाल तो काफी बड़ा है ना? देखिए, जिंदा रहने के लिए पोषण, श्वसन, उत्सर्जन ये सब चीजें जरूरी हैं। पर जनन, एक अकेला जीव तो इसके बिना भी अपनी पूरी जिंदगी गुजार सकता है। तो फिर प्रकृति इस एक काम पर इतनी ज्यादा ऊर्जा क्यों खर्च करवाती है जो किसी एक जीव के अस्तित्व के लिए जरूरी ही नहीं है? बस यही वो पहेली है जिसे हम आज सुलझाने जा रहे हैं। तो इस पहेली का जो पहला सुराग है ना, वो छिपा है जीवन के बुनियादी डिजाइन में, मतलब उसके ब्लूप्रिंट में। सोचने वाली बात है कि जब कोई ऑर्गेनिज्म जनन करता है तो क्या वो अपनी एकदम हूबहू कार्बन कॉपी बनाता है या कुछ और होता है? तो हर जीवित कोशिका के बिल्कुल केंद्र में होता है डीएनए। हाँ, वही डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। इसे जीवन का ब्लूप्रिंट ही समझिए, एक मास्टर प्लान। इसी में वो सारे के सारे निर्देश लिखे होते हैं कि एक जीव कैसा दिखेगा, उसका शरीर कैसे काम करेगा। और यही वो जानकारी है जो माता पिता से बच्चों तक जाती है। तो एकदम बुनियादी स्तर पर देखें तो जनन का मतलब है इस डीएनए ब्लूप्रिंट की एक कॉपी बनाना, बस। एक कोशिका जब टूटकर दो बनने वाली होती है, उससे ठीक पहले उससे अपने डीएनए की एक पूरी कॉपी बनानी पड़ती है। क्यों? ताकि दोनों नई कोशिकाओं के पास निर्देशों का पूरा सेट मौजूद हो। लेकिन अब यहाँ से कहानी थोड़ी दिलचस्प हो जाती है। क्या ये प्रतियां हमेशा परफेक्ट होती हैं? जरा सोचिए, जब हम किसी दस्तावेज की फोटोकॉपी करते हैं तो क्या वो हमेशा 100% परफेक्ट निकलती है? कभी कभी छोटे मोटे दाग धब्बे या थोड़ी बहुत गड़बड़ी आ जाती है ना? बस समझ लीजिए, डीएनए की कॉपी के साथ भी कुछ ऐसा ही होता है। और पता है, यही सबसे जरूरी बात है। डीएनए को कॉपी करने का ये जो जैविक प्रोसेस है ना, ये कभी भी, बिल्कुल कभी भी 100% सटीक नहीं होता। और ये कोई गलती नहीं है, बल्कि ये प्रकृति का एक नियम है। हर एक बार जब डीएनए की कॉपी बनती है तो उसमें बहुत ही मामूली से छोटे छोटे बदलाव आ जाते हैं। इन्हीं को हम विभिन्नताएं कहते हैं। तो अब सवाल उठता है कि इन छोटी छोटी गलतियों का क्या मतलब है? असल में ये गलतियां नहीं बल्कि जीवन के लिए एक वरदान है। सोच कर देखिए, अगर सारे के सारे बैक्टीरिया एक जैसे होते, बिल्कुल हूबहू, तो क्या होता? तापमान में थोड़ा सा भी बदलाव आता ना तो पूरी की पूरी आबादी खत्म हो जाती एक साथ। लेकिन इन्हीं विभिन्नताओं की वजह से कुछ बैक्टीरिया में गर्मी सहने की ताकत विकसित हो जाती है। अब जब पर्यावरण बदलता है तो बाकी सब तो मर जाते हैं, लेकिन ये गर्मी प्रतिरोधी बैक्टीरिया जिंदा बच जाते हैं और अपनी पीढ़ी को आगे बढ़ाते हैं। यही तो विकास है, और इसकी शुरुआत उन्हीं छोटी छोटी कॉपी करने की गलतियों से होती है। ठीक है, तो अब हम ये तो समझ गए कि डीएनए कॉपी में आने वाली विभिन्नताएं किसी भी प्रजाति के अस्तित्व के लिए कितनी जरूरी हैं। तो अगला सवाल क्या है? अगला सवाल ये है कि जीवन इन विभिन्नताओं को पैदा करने के लिए आखिर क्या तरीके अपनाता है? मतलब, क्या जीव अकेले ही जनन करते हैं या उन्हें एक साथी की जरूरत पड़ती है? तो मोटा मोटा देखा जाए तो जीवन दो मुख्य रणनीतियां अपनाता है। पहला है अलैंगिक जनन। यहाँ एक ही जनक अपनी लगभग सटीक कॉपी बनाता है। इसमें विभिन्नता की गुंजाइश बहुत कम होती है। और दूसरा है लैंगिक जनन। यहाँ दो जनक, एक नर और एक मादा, मिलकर एक नई संतान पैदा करते हैं। और यहाँ क्या होता है? दोनों का डीएनए मिलके एक बिल्कुल नया, एक अनोखा संयोजन बनाता है। और यही विभिन्नता पैदा करने का सबसे शक्तिशाली तरीका है। अच्छा, तो लैंगिक जनन का आइडिया तो बहुत अच्छा है विभिन्नताओं के लिए, लेकिन इसमें एक छोटी सी गणित की समस्या है। जरा सोचिए, अगर दो जनक अपना पूरा का पूरा डीएनए मिला दें तो क्या होगा? इस थोड़ी सी जटिल प्रक्रिया को आसान करके समझते हैं। इस समस्या को ऐसे समझिए, गुणसूत्र ये डीएनए के पैकेट होते हैं। अगर नर और मादा दोनों अपनी कोशिकाओं के पूरे 46 गुणसूत्र बच्चे को दे दें तो बच्चे में कितने हो जाएंगे? 92। और उसकी अगली पीढ़ी में 184। ये तो एक आनुवांशिक गड़बड़ी हो जाएगी। लेकिन प्रकृति के पास इसका एक बहुत ही चतुर समाधान है। देखिए, हमारे शरीर की लगभग हर कोशिका में 46 गुणसूत्र होते हैं। ये हमारी पूरी आनुवांशिक किताब है जो 23 जोड़ों में या 23 पेयर्स में व्यवस्थित की हुई होती है।
और हर जोड़े में एक गुणसूत्र माँ से आता है और एक पिता से। लेकिन यहाँ पर है वो चतुर समाधान। जब जनन कोशिकाएं बनती हैं, यानी शुक्राणु और अंडाणु, उस समय प्रकृति इस संख्या को ठीक आधा कर देती है। हर जनन कोशिका में सिर्फ 23 गुणसूत्र होते हैं, आधा। इस तरह जब एक शुक्राणु और एक अंडाणु मिलते हैं तो 23 और 23 मिलकर वापस वो जादुई संख्या बन जाती है 46। शुक्राणु बनने का जो प्रोसेस है, जिसे शुक्राणु जनन कहते हैं, वो काफी कुशल है। ये यौवनारंभ के वक्त शुरू होता है और एक ही कोशिका से चार क्रियाशील शुक्राणु बनते हैं। ये प्रकृति की एक तरह से मास प्रोडक्शन फैक्ट्री है, जिसका फोकस है ज्यादा से ज्यादा संख्या में आनुवांशिक सामग्री तैयार करना। लेकिन अंडे बनाने का प्रोसेस या अंडजनन वो बिल्कुल अलग रणनीति पर चलता है। ये एक लड़की के जन्म से पहले ही शुरू हो जाता है और यहाँ कोशिका अपना सारा पोषण, सारी ऊर्जा सिर्फ एक ही बेटी कोशिका को देती है। इससे एक बड़ा स्वस्थ अंडाणु बनता है। बाकी जो छोटी कोशिकाएं बनती हैं वो नष्ट हो जाती हैं। यहाँ मकसद संख्या नहीं, गुणवत्ता है। एक मजबूत, एक पोषित कोशिका बनाना जो एक नई जिंदगी की शुरुआत कर सके। तो चलिए अब सारी बातों को जोड़ते हैं और अपने शुरुआती सवाल पर वापस आते हैं। आखिर जीव जनन पर इतनी ऊर्जा खर्च करते ही क्यों हैं? तो इसका जवाब क्या है? जवाब है प्रजाति के अस्तित्व के लिए। जनन सिर्फ प्रतियां बनाने का काम नहीं है, बल्कि ये विभिन्नताएं पैदा करने का जरिया है। ये जो छोटे छोटे बदलाव होते हैं ना, ये किसी भी प्रजाति की बीमा पॉलिसी हैं। यही इस बात को सुनिश्चित करते हैं कि चाहे पर्यावरण बदले, कोई नई बीमारी आए या कोई और मुसीबत, उस आबादी में हमेशा कुछ ऐसे जीव होंगे जो इन चुनौतियों का सामना कर पाएंगे और जिंदा रहेंगे। तो आखिर में ये एक सवाल रह जाता है कि जीवन का असली उद्देश्य केवल जीवित रहना है या लगातार बदलते रहना?